हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मेथड्स ऑफ चाइल्ड स्टडी के बारे में अध्ययन करेंगे। इसकी अगली विधि प्रश्नावली विधि के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसे क्वेश्चनएयर मेथड भी कहा जाता है। जब हमें किसी समस्या के अध्ययन के लिए अधिक संख्या में सूचनादाताओं से सूचना चाहिए होती है, तब हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि के द्वारा हम बालकों के व्यक्तित्व संबंधी गुण, उनकी समस्याओं, संवेगों, रुचियों, उनकी अभिवृत्तियों, उनकी इच्छाओं आदि का अध्ययन करने के लिए उनसे लिखित में प्रश्न पूछते हैं। जैसे बालक से, उसके माता पिता से, उनके अभिभावकों से और उनके शिक्षकों से लिखित में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे कि उन बच्चों के बारे में या किसी भी समस्या के बारे में हमारे पास सूचनाएं एकत्रित होती हैं। अब इसकी परिभाषा बताती हूँ मैं आपको। गुडे तथा हट ने 1952 में कहा, प्रश्नावली एक प्रकार का उत्तर प्राप्त करने का साधन है जिसका स्वरूप ऐसा होता है कि उत्तरदाता स्वयं उसकी पूर्ति करता है। यानी कि उत्तरदाता जो है वह स्वयं उसमें अपने उन प्रश्नों का जवाब लिखता है। प्रश्नावली में प्रश्नों की एक उद्देश्यपूर्ण, सुनियोजित, एक सिस्टमैटिक सूची होती है, जिससे कि हम अध्ययन की जो हमारी समस्या है उसके संबंध में जो हमारे सैंपल्स हैं, जिसे हम अध्ययन इकाइयाँ कहते हैं, उनसे उत्तर प्राप्त करते हैं। और उन जानकारी को इकट्ठी करने के बाद में व्यवस्थित करके सांख्यिकी विश्लेषण किया जाता है और उससे परिणामों की जानकारी निकाली जाती है। प्रश्नावली बनाते समय कुछ बातों का ध्यान हमें अवश्य रखना चाहिए, जैसे कि प्रश्नावली के अंदर प्रश्न जो हैं वो बहुत अधिक उनकी संख्या न हो कि सूचनादाता उसमें उत्तर लिखते लिखते ही वो थक जाए। प्रश्न लंबे और कठिन भी नहीं होने चाहिए। प्रश्न सुस्पष्ट होने चाहिए। प्रश्नावली में शुरुआत में सरल हों, बाद में कठिन हों और रुचिपूर्ण या ध्यान आकर्षित करने वाले प्रश्न इसमें होने चाहिए। अब हम देखेंगे प्रश्नावली विधि के प्रकार। ये 3 प्रकार के होते हैं क्वेश्चनएयर्स। पहला है अप्रतिबंधित प्रश्नावली, यानी कि ओपन क्वेश्चनएयर। यह प्रश्नावली इस तरह की होती है कि इसमें जो सूचना देने वाला, उत्तर देने वाला व्यक्ति है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। वह खुलकर अपने उत्तर दे सकता है। छोटा उत्तर भी दे सकता है, बड़ा भी दे सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कैसे प्रश्न होते हैं, कुछ इस तरह से, जैसे आज के समाज में किन किन परिवर्तनों की आवश्यकता है। इस प्रश्न का उत्तर किसी भी सीमा के अंतर्गत प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। या इस तरह से कि आपके विद्यालय की क्या क्या सीमाएं हैं। इस तरह के प्रश्न होते हैं जिन्हें शब्दों के अंदर लिखा जाता है। नंबर 2, प्रतिबंधित प्रश्नावली, जिसे क्लोज्ड क्वेश्चनएयर भी कहते हैं। इस प्रश्नावली में सूचनादाता के ऊपर उत्तर देने के लिए प्रतिबंध होता है। इसमें इस तरीके के प्रश्न होते हैं कि उसमें ऑप्शन दिए होते हैं, जिसे हम वैकल्पिक प्रश्न कहते हैं, और उनमें से केवल चुने हुए उत्तर में से ही उन्हें देना होता है। जैसे कि
कोई उदाहरण बताती हूँ मैं आपको। रामायण किसने लिखी थी? अब इसमें अ ब स द दिया जाएगा, वाल्मीकि, कालिदास, व्यास। इसमें से एक पे टिक करना है या ABC उन्हें लिखना है। सीता किसकी पुत्री थी? अ ब स द में लिखा होगा जनक, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, दशरथ। इसमें से किसी एक पर उन्हें टिक करना होगा। अब तीसरी तरह की जो प्रश्नावली विधि है वो है चित्र प्रश्नावली, जिसे पिक्टोरियल क्वेश्चनर भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही है, इस प्रकार की प्रश्नावली में चित्र होते हैं। उनका उपयोग अनेक मनोवैज्ञानिकों ने किया है। प्रजातीय संबंधों का अध्ययन राडके ने किया तथा सामाजिक संवेदनशीलता का अध्ययन गेट्स तथा मर्फी आदि मनोवैज्ञानिकों ने किया। अब हम देखते हैं इस प्रश्नावली विधि की सीमाएं यानी कि लिमिटेशंस क्या हैं। पहला, इस विधि का प्रयोग जन साधारण के लिए न होकर बहुधा शिक्षित व्यक्तियों के लिए ही होता है। दूसरा, कई बार प्रश्नावली विधि में प्रश्न सूचनादाता द्वारा अपूर्ण छोड़ दिए जाते हैं या लिखा हुआ कभी समझ में नहीं आता, जिससे कि डेटा को संकलित करने में कठिनाई आती है। नेक्स्ट है, बहुत से सूचनादाता प्रश्नावली को समय से भरकर नहीं देते हैं या उसे खो देते हैं। नेक्स्ट, अध्ययनकर्ता यदि व्यक्तिगत रूप से सूचनादाताओं से प्रश्नावली नहीं भरवाता तो प्राप्त जो डेटा है वो विश्वसनीय नहीं होते, यानी कि वो अपने मन से कोई भी सूचनाएं दे देते हैं। अब है प्रश्नावली विधि की उपयोगिता। सबसे पहली, इस विधि के द्वारा कम खर्च और कम समय में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं, यानी कि लार्ज स्केल पे हम इसको यूज़ में ले सकते हैं। जैसे कि आपकी कक्षा में अगर 60, 80 या 100 कितने भी बच्चे हैं तो उन्हें ये प्रश्नावली देकर एक साथ जानकारी कम समय में इकट्ठी की जा सकती है। लेकिन जब अध्ययन इकाइयाँ यानी कि हमारे सैंपल्स दूर दूर तक फैले हुए हों और उनसे व्यक्तिगत रूप से संबंध स्थापित न कर सकें, तब भी हम इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि अभी कोरोना लॉकडाउन के समय जिन बच्चों को अध्ययन करना था या स्टडीज़ करनी थी, तो अभी उन्होंने अपने मोबाइल का उपयोग व्हाट्सएप पे या ईमेल के रूप में भी जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया या अध्ययन करने के लिए किया। तो ये विधि इस समय बहुत ही अच्छी उपयोगी साबित हुई। एक ही प्रकार की अध्ययन इकाइयों से कई बार सूचनाएं इकट्ठी की जा सकती हैं। इस प्रकार हमें विश्वसनीय जानकारी या सामग्री प्राप्त होती है। धन्यवाद।